Good morning, everyone. This is political science lecture, and today we will start a new topic, democratic resurgence. This is all over a new topic for you, and which is being added by CBSE in your pop science syllabus. So, name of the topic is democratic resurgence. Resurgence means a new revival and new era of people. And the topic name is democratic upsurges. You must know what is the meaning of democratic upsurges. Upsurges means a sudden large increase in something. So here we are talking about democratic upsurges. That means क्या changes आए जो democratic में, क्या एक large increase, क्या changes आए democracy में, Indian politics में. So democratic upsurges, first of all, in Indian politics before independence, we are talking about here the post-independence time. And before independence, there is a rule of British government. British government का यहाँ पे rule था, and at that time we are not having any freedom, any rights. So after independence, there are a lot of democratic upsurges. There is a lot of many changes in Indian politics. So first democratic upsurge, that means increasing the participation of the people in democratic politics of the country. Before independence, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी. आफ्टर इंडिपेंडेंस जो थी, फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट बनी यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वहाँ पे लोगों की जो पार्टिसिपेशन थी हमारी कंट्री में, तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज और वो सडन चेंज थी. क्योंकि साइंटिस्ट का, सोशल साइंटिस्ट का ये कहना था कि आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस जो था, ये एक मेजर जो है इंक्रीज हुई थी इंडियन पॉलिटिक्स में. एंड दिस वाज द टाइम बिटवीन द 1950 टू 1970. तो इसमें इंडियन अडल्ट वोटर्स जो थे, तो इंडियन अडल्ट वोटर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी वोटिंग का इस्तेमाल किया, और ये एक सडन चेंज थी इसमें हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में. किसको फॉल्सिफाई किया? वेस्टर्न मिथ को. वेस्टर्न कंट्रीज का मानना था, उनकी मिथ थी कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ उन्हीं देशों में जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है, वो पॉजिटिव वे से देखते हैं कि जहाँ पे अर्बनाइजेशन हो, ठीक है, लोग मॉडर्न हो, लोग एजुकेटेड हो. लेकिन इंडियन जो कंट्री है वो, वहाँ पे बहुत सारी पॉवर्टी है, लोग अनएजुकेटेड थे, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो वहाँ पे भी हमने देखा कि जो डेमोक्रेसी थी वो एक सक्सेसफुल वे से जो है वो सामने नजर आई, और लोगों ने बड़ी अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई किसमें? वोटिंग में. तो दिस वाज द फर्स्ट अपसर्ज ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम. So next one is second democratic upsurge. During the 1980, the increasing of political participation between the SC, ST और OBC classes. तो इसको सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज बोला गया, जिसमें एससी शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थे वो भी शामिल हो गए इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम में. तो उनके भी कंट्रीब्यूशन जो अब नजर आने लगी. तो दिस इज ऑल अबाउट योगेंद्र यादव की वजह से ये सारा कुछ हुआ. योगेंद्र यादव जो है वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तो वो उनका मेनली जो मोस्टली इंटरेस्ट है वो पॉलिटिकल और सोशल साइंसेस में है. सामाजिक काम वो बहुत ज़्यादा करते हैं, पॉलिटिक्स के साथ वो जुड़े हुए हैं. तो योगेंद्र यादव का कहना है कि डेमोक्रेटिक जो अपसर्जेस हैं वो दो मेन हुई हैं इंडिया में. फर्स्ट हुई है 1960 में, जिसमें कांग्रेस सिस्टम जो था वो डोमिनेशन सिस्टम था, और एरो वन पार्टी डोमिनेंस में जो हमने अर्लियर पढ़ा था उसमें था कि कैसे जो है वन पार्टी सिस्टम की जो है वो डोमिनेशन थी वो इंडियन पॉलिटिक्स से वो क्या हो गई? खत्म हो गई. तो बहुत सारी जो है सेकंड कब हुआ? तो उस वक्त जो अक्सर से सामने आया जब बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो थी, वो ऑपोजिशन पार्टीज को भी इंडियन पॉलिटिक्स में आने का जो है सामने जो है वो मौका मिला. तो इस तरह बहुत सारे जो ओबीसी क्लासेस थी, अदर बैकवर्ड क्लासेस थी, तो उसके साथ दलित जुड़े हुए थे, मुस्लिम्स थे, तो वो सारे जो हैं इसको जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया इंडियन पॉलिटिक्स में, और जो है उसके साथ अपना रुतबा जो है वो जोड़ा. दिस इज द सेकंड अपसर्ज, जो पॉलिटिक्स में मुस्लिम्स, ओबीसी, दलित जो है वो सारे जुड़े हुए थे. तो उन्होंने बोला है कि दिस पार्टिसिपेशन हैज मेड द इंडियन पॉलिटिक्स मोर अकोमोडेटिव एंड एक्सेसिबल फॉर दीज क्लासेस. इस तरह जो इनकी पार्टिसिपेशन थी, ओबीसी की, मुस्लिम्स की, दलित की, एससी की, तो इसकी वजह से जो इंडियन पॉलिटिक्स था वो बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिव बन गया और एक्सेसिबल हर किसी तक, जो हर क्लास के लोग थे, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के थे चाहे अपर क्लास के थे, वो हर किसी तक जो है वो रीचेबल हो गया. अब जो लोग थे वो मोस्टली जो है पॉलिटिक्स के साथ जुड़े रहना चाहते थे. इस तरह एक पोलिटिकल जो है प्लेटफॉर्म बन गया जिसमें हर कोई जो है उसको अपॉर्चुनिटी मिल जानी चाहिए थी, और इन लोगों को जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, और इसके अलावा जो उनको एम्पावरमेंट दी किसमें? इंडियन पॉलिटिक्स में. तो दिस इज द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ दलित. दिस इज द सेकंड अपसर्ज इन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम. So next one, we are talking about third democratic upsurge.
थर्ड डेमोक्रेटिक क्या चेंज है, दैट इज द एलपीजी पॉलिसी, जिसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन देखा, जिसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी, इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, ठीक है, लाइसेंस पॉलिसीज थी, उसको हटा के जो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स की चीज़ों को जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर्स में लेके आए, और ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारे जो है फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और जो मनी थी, और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज को जो इन्वाइट किया गया कंट्री में कि वो आके यहाँ पे सेटअप करें, इसलिए थर्ड डेमोक्रेटिक हमारी अपसर्च थी। तो एलपीजी मॉडल जो है ये मेजर पॉलिसी जो है अडॉप्ट की गई इन 1990, तो जिसको एलपीजी मॉडल का नाम मिला। तो ये इंडियन इकोनॉमी को जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फास्ट करने के लिए और ग्रोइंग करने के लिए एक कॉम्पिटिटर था कि ग्लोबली कैसे जो है उसने क्या करना है, दूसरे देशों के साथ कैसे जो है कॉम्पिटिशन में आना है। तो ये एक सीरीज थी जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ट्रेड को और फाइनेंशियल सेक्टर को क्या करना है, मोर एफिशिएंट बनाना था। सो दिस इज कॉल्ड एज द एलपीजी पॉलिसी। तो ये थर्ड अपसर्च में हमारी आई थी। तो नेक्स्ट वन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड एनर्जी इन द पावर ऑफ यूथ। तो थर्ड डेमोक्रेटिक जो अपसर्च है, तो क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारी कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल मार्केट है, तो वो सिर्फ विच इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल फॉर द बेस्ट, वो सर्वाइवल नहीं करती कि हमको बेस्ट पॉलिटिशियन को जो है वो पॉलिटिक्स में लेके आना है, एंड बट रैदर द सर्वाइवल फॉर द एबलेस्ट, कि एबल जो बंदा जो एबल है पॉलिटिक्स में उसको आगे आना चाहिए। हर कोई जो है वो बेस्ट के लिए जाता है, लेकिन आज की पॉलिटिक्स जो है, आज के जो जनरेशन है, वो सिर्फ बेस्ट के लिए नहीं, एबल के लिए जो है, जो हमारे कंट्री के लिए कोई काम करेगा, तो उसके लिए जो यंगस्टर्स हैं तो उसको उनको आगे आना चाहिए। तो पीएम मोदी का कहना है कि यूथ शुड नाउ प्लेज टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग न्यू इंडिया, कि जो हमारी यंगस्टर्स हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन है, उसको प्लेज करना चाहिए कि उसने क्या करना है, कि हमने एक न्यू इंडिया को जो है वो अब बिल्डअप करना है। तो पीएम मोदी का कहना है। तो मोर ओवर जो थर्ड डेमोक्रेटिक सर्च है, तो उसने क्या प्रमोट करना है, द पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ, द पार्टिसिपेशन ऑफ द न्यू जनरेशन, किसमें, इंडियन सोसाइटी में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो यूथ है, जो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, वो एक गेम चेंजर का जो रोल जो है वो अदा कर सकते हैं फॉर द बोथ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस इन द इंडियाज कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसमें बहुत सारी वो चेंजेस ला सकते हैं। धीरूभाई अंबानी का कहना है कि गिव द यूथ प्रॉपर इन्वायरमेंट, के यूथ जो है हमारी जो न्यू जनरेशन है उसको हमें एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे, ईच वन ऑफ देम हैज़ द इनफिनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि उनके पास वो ना कभी खत्म होने वाला जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो वो डिलीवर कर सकते हैं। तो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में हमेशा जो है यंग लीडरशिप की जो कमी रही है। मोस्टली हमने देखा है कि जो हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस होते हैं वो काफ़ी मेच्योर होते हैं, लेकिन जो हमारे जो इंडियन पॉलिटिक्स में आज जो जिसकी ज़रूरत है वो यंग लीडर्स की ज़रूरत है, ताकि जो आज की नीड है, हमारी जो एस्पिरेशंस हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर सकें। जिस तरह पीएम मोदी ने जो है नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो है वो स्कीम लॉन्च की हुई है। तो ये आप वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपको पता चलेगा कि हाँ भाई नेशनल जो यूथ पार्लियामेंट स्कीम है उसके बारे में क्या है, और वो आप कैसे उसमें जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो कंट्री के साथ, और कैसे जो है अपनी स्कीम्स के जरिए, अपनी जो है अपने थॉट्स के जरिए जो है वो बता सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेमोक्रेटिक सर्च टॉपिक, मे बी ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।